बड़ा वेट कर रहे हैं हम। चलिए, अब हम लोग पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप बिहार के भूगोल पर बात करेंगे। और सुनिए, गंभीरता से सुनिए, बिहार के भूगोल में हम उन सारे पहलुओं पर जोर देंगे, मतलब ऐसे चैप्टर्स पर, शीर्षक पर जोर देंगे जो पीटी में भी इंपॉर्टेंट है होगा और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और बिहार के संदर्भ में, आप सभी बिहारवासी ही हैं, बिहार के संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट इसके भूगोल के बारे में आप में डेवलप हो जाएगा, ताकि बिहार पर आप कुछ बोल सके, बिहार के बारे में सोच सके। ठीक है, तो उन सारे भौगोलिक पहलुओं जैसे प्राकृतिक विभाजन, मिट्टी, नदियां, वनस्पतियां, वन्य अभयारण्य, भौगोलिक प्रदेश, ठीक है, ये भूगर्भिक संरचना, बिहार की जलवायु, ठीक है, बिहार में मानसून कैसे आगे बढ़ती है, क्या करती है, क्या खेल खेलती है मानसून, वो सारे पहलुओं पर बात करेंगे, ताकि आप बिहार के संदर्भ में सोचने में सक्षम हो और परीक्षा पास करने में भी सक्षम हो, पीटी में भी, और मुख्य परीक्षा के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो कॉन्सेप्ट भी आपका डेवलप हो जाए। ठीक है, भूगोल, किसी भी क्षेत्र का भूगोल उसके इतिहास को प्रभावित करता है, उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, उसकी राज्य व्यवस्था को भी प्रभावित करता है, उसकी संस्कृति को भी प्रभावित करता है। इसलिए भूगोल का सामान्य ज्ञान बहुत ही जरूरी है। अब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पर अगर पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है, तो अगर भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ऑप्शनल की तरह नहीं, जीएस की तरह सामान्य जानकारी होनी चाहिए, सामान्य और पर्याप्त जानकारी, जानकारी ऐसी जो क्वालिटी वाली जानकारी हो, उलूल जुलूल कुछ नहीं। ठीक है, वो जानकारी। तो गंभीरता से देखिएगा और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग समझते जाएंगे। सबसे पहले बिहार का प्राकृतिक विभाजन देखते हैं। क्या? बिहार का प्राकृतिक विभाजन। एक तरह से समझिए पीटी का ही क्लास है, और आप लोगों को बता चुके हैं, फिर बता रहे, लाइव है हम। ठीक है, अगले सप्ताह से क्या होगा, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 8:30 से 12:30 क्या करंट अफेयर्स की क्लास होगी। टारगेट पीटी, 69वीं बीपीएससी पीटी या और भी कोई भी पीटी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव जिस पे पूछा जाता है उसके लिए करंट अफेयर्स चलेगा। समसामयिकी, जनवरी दर्पण से लेकर, जनवरी 2023 के प्रतियोगिता दर्पण से लेकर अक्टूबर 2023 तक का प्रतियोगिता दर्पण लाइव रहेगा। अधिक से अधिक लोग जुड़कर लाभ उठाइएगा। जानकारी खुद तक सीमित मत रखिएगा, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप शेयर करते हैं, किसी को लाभ मिलता है, तो उस लाभ के पुण्य का हकदार आप भी हो बनेंगे, इसलिए अपने तक सीमित मत रखिए। कंपटीशन तो ऐसे भी बढ़ा हुआ है ही, और जानकारी खुद तक सीमित रखोगे तो क्या होगा? जानकारी खुद तक सीमित क्यों रखोगे? कंपटीशन तो है ही, बढ़ता है। जो बाटन बाड़े को लगे, जो बांटता है ना मेहंदी, उसके हाथ में भी रह जाता है। और जो तुम्हारे करने या मेरे करने या किसी के करने से ही सब कुछ नहीं होता है। एक अदृश्य शक्ति है जो हमारी शक्ति, हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। अब वो भगवान है कि खुदा है या क्या है, वो हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए जो भलाई का काम हो या अच्छा काम हो, वो करते रहना चाहिए। वो कहीं ना कहीं लौट कर आपको फायदा पहुंचाता है। समझ में आई बात क्या? आंख ने देखा आम को, मन में आया आम खाया जाए, जीवा को लगा आम का स्वाद मिलता है, तो हाथ ने
डंडा मारा। आम आया और माली ने डंडा मारा। झेला कौन? पीठ को। रोया कौन? आंख। आंसू कहां गिरा? आंसू कहां से गिरा? आंख से। क्यों? क्योंकि आंख ही ने देखा था। तो ये निगेटिव मेंटलिटी मत रखा करो। जितना ज्यादा बांटोगे, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ना खर्चे घट जात। मतलब क्या हुआ? सरस्वती भंडार में क्या, जितना बांटिएगा, जितना खर्चा कीजिएगा, उतना बढ़ेगा। लक्ष्मी भंडार में क्या होता है? जितना खर्च करते हैं उतना घटता है। इसलिए बांटो। ठीक है। एक लड़का कंपीट कर गया, शिक्षा पदाधिकारी है, और एक लड़का कंपीट किया जो अकाउंट्स ऑफिसर है। तो शिक्षा पदाधिकारी जो है वो बेचारा केवल इंटरव्यू क्लास किया मेरे यहाँ। जो अकाउंट्स ऑफिसर है वो पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों किया था। तो इंटरव्यू में दोनों टकराया, और दोनों आसपास ही रहता था, नहीं समझे? दोनों इंटरव्यू टकराया। अब जो शिक्षा पदाधिकारी है वो कह रहा था, सर इसको बराबर पूछते थे कहाँ जाते हो पढ़ने, न जाता न बताता था और न अपना नोट्स देता था। पहले हम पढ़े रहते हैं आपके यहाँ तो और बेटर पोजीशन में रहता है, एसडीएम बन जाते, या डीएसपी बन जाते, या आईएएस भी कंप्लीट कर जाते। ये बताया नहीं, आज एकाएक टकरा गए हम लोग इंटरव्यू की क्लास में। तो नहीं बताने से क्या हुआ? इसको जहां जाना था वो तो गया है। तो कभी भी संकीर्ण मत बनिए। अरे देश का, समाज का कुछ तो हित करो। है वो क्या हित? तुम कर क्या सकते हो किसी का, समाज का? किसी को खिला सकते हो कुछ? तो अपना अस्तित्व थोड़ी करें मिटा देने के लिए। अपना हो जाएगा तब करेंगे। हाँ। सांस बता रहे, सांस ऊपर गया और नीचे आएगा कि नहीं गारंटी है? तब बढ़िया काम तब करेंगे जब हमको कुछ हो जाएगा तब। जितना कर सकते हैं अभी से करें। समझ में आ रही बात? बिहार का होगा। देखिए अब बहुत हो गया, हंसी मजाक हो गया। चलो हंसी मजाक नहीं, बहुत गंभीर बात बोले हैं। अगर आप कोई अच्छाई का काम करते हैं तो वो लौट कर आपको अच्छा देता है, बेटर करता है आपके लिए, याद रखिएगा। हाँ, इसी बात पर एक कहानी बताते हैं हम। सिकंदर मकदूनिया का बादशाह बना, सुल्तान बना, सम्राट बना, जो कहिए। आसपास के क्षेत्र को जीता, तुर्की को जीता, अपने से 40 गुना बड़ा साम्राज्य फारस को भी जीत लिया, और आगे बढ़ा किधर? भारत की ओर। भारत में सुन रखा था कि भारत के लोग, भारत के साधु संत कुछ ऐसा जड़ी बूटी पीते हैं जिससे वे अमर हो जाते हैं, उनकी आयु बहुत होती है, सैकड़ों साल तक जीवित रहते हैं। सिकंदर आया भारत में, वो साधु संतों की तलाश करने लगा। घूमते घूमते एक साधु मिल गया जो समाधि अवस्था में था। ये एक यूरोपियन इतिहासकार है, कार्टियस। ठीक है, उसी के विवरण से मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, कार्टियस के विवरण से। तो सिकंदर ने उस साधु से पूछा, कुछ जगाया, बोला ये बताओ कि तुम लोग कौन सा जड़ी बूटी पीते हो, खाते हो कि अमर हो जाते हो? ठीक है, सिकंदर बोला, ये साधु ने कहा कि तुम्हारा ये जो व्यवहार है वो दंड की तरह बोल रहे हो, वो तुम्हें शोभा नहीं देता है। सिकंदर ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो साधु ने कहा, मैं नहीं जानता हूं कि तुम कौन हो। हाँ, ये जरूर जानता हूं कि बहुत मूर्ख हो, बेवकूफ हो। ठीक है, बात करने का ढंग तुम्हें नहीं है। फिर सिकंदर पूछा, अच्छा ठीक है बताओ, तुम कहो, जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं दौलत। ये बता दो कौन सा जड़ी बूटी खाते हो। तो साधु ने कहा, एक बात बताओ, तुम रेगिस्तान में फंसे हुए हो, अकेले हो, कोई रास्ता नहीं है,
और प्यासे हो, प्यास लगी हुई है और कहीं पानी तुम्हें नहीं मिल रहा है, अब मेरे पास पानी है और तुम मुझसे छीन नहीं सकते हो, तो क्या करोगे? तो मैं आपसे पानी लेने का आग्रह करूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो मैं, सिकंदर ने कहा, मैं सारी धन दौलत दे दूंगा, अपना राजपाट दे दूंगा। तो साधु ने कहा, पूरा राजपाट दे दोगे एक गिलास पानी के लिए? हाँ, मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा ना, एक गिलास पानी के लिए मैं उस समय जो परिस्थिति आप बता रहे हैं सारा राजपाट भी आपको देने के लिए तैयार रहूंगा। समझ में आई बात? सिकंदर क्या गलत बोला? सही बोला ना। जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, तो राजपाट रख के क्या करेगा सिकंदर अगर वह मर जाएगा? तो सिकंदर ने कहा, मैं सारा राजपाट दे दूंगा। अब साधु ने कहा, इसका तात्पर्य है तुम्हारा जितना राजपाट है, धन दौलत है, उससे ज्यादा मूल्यवान है एक गिलास पानी, उससे ज्यादा मूल्यवान है एक गिलास पानी। सिकंदर, अब तुम समझो, ये दुनिया में जो मारे फिर रहे हो, इतना ये अनाचार कर रहे हो, हत्याएं कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो इस धन दौलत के लिए, शोहरत के लिए, वो टिकने वाली नहीं है। मृत्यु अंतिम सत्य है, तुम मरोगे। और साधु ने कहा जाता है, भविष्यवाणी कर दिया, तुम निकट भविष्य में ही तुम्हारी मृत्यु होगी। सिकंदर सोचने लगा कि भारतीय साधु संत के बारे में कहा जाता है कि जो भविष्यवाणियां करता है ये लोग करते हैं, ये लोग सच होते हैं। और सही में सिकंदर असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। कुछ दिनों के बाद मात्र 33 वर्ष की अवस्था में उसके मरने की नौबत आ गई। अब जब मरने लगा तो अपने मृत्यु के समय उसने 3 इच्छाएं व्यक्त किया। 3 इच्छाएं व्यक्त किया। पहला कि मेरे अर्थी को, ताबूत को मेरे हकीम, डॉक्टर, चिकित्सक ही कंधा दे। ठीक है। दूसरा, मेरा ताबूत जब कब्रिस्तान तक जाए तो रास्ते में सारी सोना चांदी हीरा जवाहरात बिछा दी जाए। तीसरा, ताबूत से दोनों हाथ मेरा बाहर निकाल दिया जाए। अब अधिकारियों ने, सिकंदर के कर्मचारियों ने, सामंतों ने पूछा, हुजूर ये 3 इच्छाएं समझ नहीं पाया, क्यों? तो सिकंदर ने कहा कि सारे हकीम जिन्होंने मेरा इलाज किया है, दुनिया के बेहतरीन चिकित्सक हैं, वे अर्थी देंगे। उससे यह सीख मिलेगा कि चाहे कोई भी चिकित्सक हो, जब मौत नजदीक आएगी तो कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है। उसके बाद सारी धन दौलत मेरे रास्ते में, अर्थी के सब यात्रा में बिखेर दी जाए। इससे लोगों को सीख मिलेगी, सिकंदर भी यहां से कुछ लेकर जा नहीं सका, दौलत शोहरत सब क्या हुआ। ठीक है। और दोनों हाथ बाहर, ताबूत से बाहर इसलिए रखा जाए ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तो सारी दौलत, सारा शोहरत यही रह जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए अचीवमेंट आप हासिल कीजिए, लेकिन कुछ ऐसा भी कीजिए, ठीक है, कुछ कीजिए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेंस के कारण तुम लोग मोटिवेशनल स्पीच भी सुन लिए। गला फंसा हुआ है बहुत दिनों से। हाँ, तो बिहार का प्राकृतिक विभाजन मुख्यतः 3 भागों में है। एक शिवालिक श्रेणी है, और मध्य का बिहार का मैदान, और तीसरा दक्षिण का संकीर्ण पठारी प्रदेश। लिखिए, उच्चावच या धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा जाता है। हाँ, उच्चावच या धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को 3 भागों में या 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है।
प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शिवालिक उत्तर का शिवालिक श्रेणी, पहला लिखिएगा उत्तर का शिवालिक श्रेणी। दूसरा बिहार का मैदान, तीसरा ये बिहार का मैदान मध्य में हो जाएगा, गंगा का उत्तर और गंगा का दक्षिण, और तीसरा दक्षिण का संकीर्ण पठारी प्रदेश सीमांत पर हो गया। रवि दिख रहा है नीचे? ठीक है, तो पहले चलते हैं शिवालिक। शिवालिक श्रेणी, उत्तर का शिवालिक श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित इसमें जो है ये देखिए शिवालिक श्रेणी है, ये 3 भागों में है। सबसे उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी है, तो बिहार और ये नेपाल की सीमा तय करती है, कई बार पूछा गया है। कौन है? सोमेश्वर श्रेणी। और बीच में हरहा घाटी है। कौन है? हरहा नदी, वही हरहा घाटी हो गया। और उसके बाद रामनगर दून पहाड़ी, इसको दून क्षेत्र भी कहता है। कौन? रामनगर दून पहाड़ी या दून क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। हो गया, 3 भागों में विभाजित है। क्लियर है? क्या किधर है ये शिवालिक श्रेणी? उत्तर तथा उत्तर पश्चिम। क्लियर है? आप लोग ये हम डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग को डिटेल लिखाएंगे, बाद में ये डायग्राम उतार लीजिएगा, या चाहे तो दोनों साथ साथ बना सकते हैं अलग पेज पर। लिखिए बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 586 वर्ग किलोमीटर है। यह शिवालिक पर्वतीय प्रदेश का भाग है। इसको 3 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तीन उप क्षेत्रों में। बीच में क्या है? देखिए बीच में क्या है? हरहा। हरहा के उत्तर में कौन होगा? दक्षिण में। मोटा मोटी समझ विकसित हो गया ना? देखिए पहला सोमेश्वर श्रेणी, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी के उत्तर में त्रिवेणी नहर के शीर्ष से भिखना ठोरी के बीच
भिखना ठोरी, भिखना ठोरी ऐसे, ठीक है। भिखना ठोरी के बीच 75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हुआ है। क्या है? यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा मौजूद है। जो नदियों के अपर्दन से बना है। दूसरा, रामनगर दून, रामनगर दून यह छोटी छोटी पहाड़ियों से निर्मित क्षेत्र है। जो हरहा नदी घाटी के दक्षिण में अवस्थित है। लिख लिए? यह 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। दोनों के बीच में क्या है? हरहा नदी घाटी। इसी को दून क्षेत्र भी कहते हैं। यहां हम लिख दिए थे, नहीं, इसको हरहा नदी घाटी को ही दून क्षेत्र भी कहा था। तीसरा लिखिए, हरहा नदी घाटी। यह सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून श्रेणी के बीच स्थित है। इसे दून क्षेत्र भी कहते हैं। क्या? हो गया? मोटा मोटी समझ विकसित हो गई ना? ये शिवालिक श्रेणी जो है उत्तर का, उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन? सबसे उत्तर में सोमेश्वर फोर्ट, सोमेश्वर श्रेणी, जो बिहार और नेपाल की सीमा बनाती है, और ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है। उसके फिर दक्षिण में क्या है? हरहा नदी घाटी। अभी गड़बड़ाने लगे? सोमेश्वर के दक्षिण में हुआ ना। हरहा नदी घाटी है, जिसको दून क्षेत्र भी कहते हैं, और उसके दक्षिण में क्या है? क्लियर है? रामनगर दून, रामनगर दून पहाड़ी श्रेणी ये है। ये हो गया 3 ठो। इसके बाद बिहार का विशाल मैदान। हाँ लिखिए, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का, पहले ये लिखिए, यह इसका क्षेत्रफल
90,650 वर्ग किलोमीटर है। 90,650। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94, 163। 94, 163 है। 90,650 वर्ग किलोमीटर है। यानी ये क्या, कितना परसेंट हो गया बिहार के कुल क्षेत्रफल का? लगभग 96%। ये ध्यान में रखिए, लिखिए, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है। ठीक है, अब इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान। आप लोग नदी जानते हैं, नदी यहां कौन है उत्तरी मैदान में? सब लोग जानते हैं, बोला ना, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान वगैरह 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 वगैरह। संरचना की दृष्टि से इसको कई भागों में बांटा जाता है। तराई, ठीक है। उसके बाद बांगर है, ये शिवालिक का दक्षिणी हिस्सा है। तराई, बांगर, खादर। बांगर समझ रहे हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र। खादर नई जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र। उसके बाद चौड़ है, प्राकृतिक ये जलाशय की तरह ये चौड़ होता है, ठीक है। बरसात में इसमें पानी जमा हो जाता है। और मन, मन को लोकल भाषा मोइन भी कहते हैं। ये गोखुर झील की तरह है। गोखुर झील समझते हैं ना, नदी जब ऐसे चलती है और जब इधर का छोड़ के इधर हो जाती है तो ये क्या हो गया? मौन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए लिखिए, इसे, इस मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। हाँ, तो गंगा का दक्षिणी मैदान में कुछ नदी बताइए। अजय नदी के किनारे कौन शहर स्थित है? जमुई। कर्मनाशा का कर्मनाशा क्यों कहा गया? कर्मनाशा की क्यों अपवित्र है? किंवदंती ये है कि एक त्रिशंकु या कोई व्यक्ति था जो बहुत तपस्या किया, तो वो तपस्या में अपना, इधर सुनिए, तपस्या में भगवान आए, दर्शन दिए, तो वरदान मांगो। वरदान मांगा क्या? कि हम पूरे स्वदेह जीवित स्वर्ग चले जाए। और स्वर्ग जब वह जाने लगा तो इंद्र का सिंहासन डोल गया। अब इंद्र ने सब ब्रह्मा विष्णु महेश से गुहार लगाया कि स्वदेह आज तक कोई नहीं गया, ये आ रहा है, ठीक है। तो वो बीच में ही अटक गया। पहले ऊपर फैसला हो जाए कि आएगा कि नहीं आएगा, बीच में ही उल्टा लटक गया। अब उल्टा जो लटक गया तो उसके मुंह से लार गिर रहा, उसी लार से कर्मनाशा ये किंवदंती है, ठीक है। तो चलिए, भारत का शोक, कहाँ हो तुम? भारत में एक से एक शोक है। बिहार का शोक कहो कोसी नदी है। कर्मनाशा को अपवित्र माना जाता है। अपवित्र है नहीं, नदी है, जल है, ऐसे हजारों जीव जंतु जीवन पाते होंगे। अब इंसान कोई कहानी गढ़ के और कह दिया कि अपवित्र है, ऐसा थोड़ी है। सही बोल रहे हैं ना? अब तो प्रकृति का चक्र तो वो चल रहा है, लेकिन हम लोग 1 महीना सावन को और आगे बढ़ा दिए। लेकिन भादो जैसा अनुभव हो रहा है कि नहीं? अभी
बरसात जब तब, तो प्रकृति का अपना चक्र तो चलता है। अब हम लोग मलेमास गढ़ दें कि सावन भादो दो दो महीना कर दें, और वो क्या किंवदंती है कि इस समय सारे देवी देवता कहाँ चले जाते हैं, है? राजगीर। इसलिए इस बीच में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो भागों में, गंगा का उत्तरी मैदान और दूसरा गंगा का दक्षिणी मैदान। पहला गंगा का उत्तरी मैदान, यह गंगा के उत्तर में स्थित है। जो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। ये नदियां घाघरा, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, आदि का निर्माण करती हैं। इस मैदान में दियारा, 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 चौड़, दलदली क्षेत्र आदि का प्रमाण मिलता है। देखिए, संरचना की दृष्टि से इस मैदान को तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादड़ क्षेत्र, और चौड़ एवं मन क्षेत्र में बांटा जाता है। चौड़ एवं मन, वही मन लिखे थे ना, यहां क्षेत्र में बांटा जाता है। थोड़ा इस सब के बारे में लिख लीजिए, पैरा चेंज करके। तराई प्रदेश का विस्तार शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे पश्चिम से पूरब की ओर एक संकीर्ण पट्टी में हुआ है। यह एक सपाट आर्द्र क्षेत्र है। यह एक सपाट आर्द्र क्षेत्र है। आर्द्र क्षेत्र है। इसके ठीक दक्षिण में उप तराई प्रदेश है।
जो दलदली क्षेत्र के रूप में मौजूद है। तराई प्रदेश के उत्तर में सोमेश्वर पहाड़ी के पदस्थली में पदस्थली में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा भाबर प्रदेश है। 16 किलोमीटर चौड़ा भाबर कंकड़ पत्थर से निर्मित होता है। नदियां एकदम विलुप्त हो जाती है नीचे जाकर। भाबर भाबर प्रदेश है जो कंकड़ पत्थर से निर्मित है। कंकड़ पत्थर से निर्मित है। देखिए ये तराई हो गया। उसका बांगड़ में आइए। बांगड़ पुराने जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं। जो प्राकृतिक बांध और दोआब में मिलते हैं। और दोआब में मिलते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि। दो आब मतलब क्या होता है? पानी। आब उर्दू में पानी। दो। ठीक है। पंजाब 5 नदियों की। यह वह प्रदेश है जो बाढ़ से युक्त है। तथा प्रत्येक वर्ष मृदा का निक्षेप नहीं होता है। तथा यह प्रत्येक वर्ष मृदा का निक्षेप तथा यहाँ प्रत्येक वर्ष मृदा का निक्षेप नहीं होता है। देखिए खादर। फिर पहला चेंज कीजिए या पॉइंट बदल दीजिए। खादर नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से प्रसिद्ध है। जो मुख्यतः गंडक से कोसी के बीच मिलती है। मुख्यतः गंडक से कोसी के बीच मिलती है। यह प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा लाए गए मलबे यहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा मलबा का निक्षेपण होता। निक्षेपण समझे ना? निक्षेपण होता है। यह भूमि काफी उपजाऊ है। पहला चेंज। चौर और मन दोनों जल जमाव वाले क्षेत्र हैं।
चौड़ प्राकृतिक उच्चावचों के फलस्वरूप निर्मित निम्न भूमियां हैं। जिसमें बरसाती जल जमा होते हैं। पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर लखनी लखनी चौर। पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर चौर। चंपारण का बहादुरपुर चौर और सुंदरपुर चौर। प्रसिद्ध है। मन पैराचंच मन, ये मन या मोइन गोखुर झील के समान है। जो नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण बनते हैं। जो नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण बनते हैं। यह मीठे पानी मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। टेटरिया, टेटरिया, हाँ टेटरिया मौन का नाम है, लोकल लेवल पे जो नाम है ना किसी। टेटरिया, पिपरा, पिपरा, सिमड़ी, माधोपुर मौन प्रसिद्ध है। माधोपुर मन प्रसिद्ध है। अब जो एग्जाम में आएगा तो मोटा मोटी आप लिख सकते हैं ना। उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्तर का शिवालिक श्रेणी के भी 3 उपक्षेत्र हैं, सोमेश्वर श्रेणी, हरहा नदी घाटी और रामनगर दून क्षेत्र। दूसरा, गंगा का चाल मैदान, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा के उत्तरी मैदान में जो नदियां हैं लिख दीजिए, नदियों का नाम तो याद रहेगा ही। उसके बाद इस संरचना की दृष्टि से तराई, भाबर, बांगर, खादर, चौर, मौन आदि भागों में बांटा जा सकता है। सबका नेचर समझ ही रहे। तराई क्या है? शिवालिक का पर्वतपदीय प्रदेश है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र, बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र, भाबर कंकड़ पत्थर वाला जहां नदियां लुप्त हो जाती है, और चौर प्राकृतिक रूप से जहां जल जमाव बरसात के समय होता है। मौन नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण जो गोखुर झील बनता है। क्लियर है? गंगा का दक्षिणी मैदान। अच्छा एक बात और, गंगा का जो उत्तरी मैदान है इसमें हिमालयी नदियां है। ठीक है, ये कहीं लिख लीजिए, हिमालयी नदियां हैं।
गंगा का दक्षिणी मैदान में प्रायद्वीपीय अठारही नदियां हैं, जैसे सोन है। देखिए गंगा का दक्षिणी मैदानी भाग, यह प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के द्वारा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मलबा के निक्षेपण से बना है। ये नदियां हैं सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्बनासा, क्यूल, अजय इत्यादि। यह मैदान पश्चिमी भाग में अधिक चौड़ा और पूर्व में कम चौड़ा है। अधिक चौड़ा एवं पूर्व में कम चौड़ा है। इस भाग में गंगा प्राकृतिक बांध, जल्ला, जल्ला पटना के निकट जल्ला है, जल्ला के हनुमान जी नहीं जानते? नहीं जानते? सिटी में हनुमान जी है ना, जल्ला के हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध है। जल्ला और टाल क्षेत्र का निर्माण करती है। जल्ला क्षेत्र पटना के पास टाल क्षेत्र पटना से लखीसराय के बीच मिलते हैं। इस नाम से प्रसिद्ध है, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया, टाल, है ना? जो बाढ़, मोकामा, बढ़ैया, टाल के नाम से लिखो ना, तब हमको समझा रहे हैं। जो बाढ़, बढ़ैया, मोकामा, सॉरी, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया, टाल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। यह सोन गंगा दोआब क्षेत्र, मगध का मैदान,
के रूप में विभक्त है। हो गया। इसमें कौन कौन ये आकृति बनता है? प्राकृतिक बांध, चल्ला, टाल, दोआब। इसके बाद दक्षिण का सीमांत संकीर्ण पठारी प्रदेश। आ रहा है अभी? देखिए, यह बिहार एवं झारखंड के सीमांत क्षेत्र में स्थित है। यह नीस नीस शिष्ट शिष्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यह विषम धरातल से युक्त है। इनमें ब्रह्म योनि, ब्रह्म योनि, धर्मशिला, मंदार, बराबर पहाड़ी, जेठियन की पहाड़ियां, गंगेश्वरी, गंगेश्वरी, राजगीर और शेखपुरा की पहाड़ी, बिहार शरीफ, कैमूर की पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी स्थित है। इसमें दो मुख्य पठार हैं, ठीक है। एक हो गया आपको खड़गपुर की पहाड़ी और कैमूर का पठार। दो मुख्य पठार है, कौन कौन? कैमूर का पठार और खड़गपुर की पहाड़ी, जो छोटा नागपुर का ही अवशिष्ट है। खड़गपुर की पहाड़ी, ठीक है। लिखिए, इसमें दो मुख्य पठार हैं, पहला कैमूर का पठार, दूसरा खड़गपुर की पहाड़ी। पहले कैमूर का पठार में लिखिए, कैमूर का पठार एनालिसिस कर देते हैं। यह बिहार के पठार के बिल्कुल पश्चिम में स्थित है।
बिहार के पठार के बिल्कुल पश्चिम में स्थित है। इसे रोहतास का पठार भी कहा जाता है। क्या? देखिए, इसे रोहतास का पठार भी कहा जाता है। है? रोहतास का पठार भी कहा जाता है। सोन नदी इसकी दक्षिणी और पूर्वी सीमा बनाती है। दक्षिणी और पूर्वी सीमा बनाती है। यह पठार मुख्यतः विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है। जो बालू पत्थर जो बालू पत्थर चूना पत्थर सेल से निर्मित है। इसमें जलप्रपात, बार्ज, चूना पत्थर से संबंधित कंदराएं पाई जाती हैं। संबंधित कंदराएं, कंदरा केव पाई जाती है। इस पठार में चूना पत्थर, पायराइट, कांच निर्माण के लिए उपयुक्त बालू पत्थर पाए जाते हैं। ये रोहतास हो गया, कैमूर, खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सब लोग जानते हैं। कहाँ? मुंगेर। लिखिए, यह मुख्यतः मुंगेर जिला में स्थित है। छोटा नागपुर पठार का अंग है। इस क्षेत्र में नवादा और जमुई में अबरख पाया जाता है। नवादा और जमुई में अबरख पाया जाता है। इस पहाड़ी में ग्रेनाइट ग्रेनाइट सेल, स्लेट और क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इसका भीतरी भाग एस्कार्प
घाटी, कर्म झरने, इत्यादि से भरा है। इत्यादि से भरा है। क्या मुंगेर में है ना गर्म झंडा, याद है? सीताकुंड, तो राजगीर वाला कुंड कहाँ आएगा, किसमें? गंगा के दक्षिणी मैदान। लिख लिए? क्या लिखे? यह अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों और घाटियों में विभक्त है। सीताकुंड गंगा के दक्षिणी मैदान में आएगा। और राजगीर का जो कुंड है अब गंगा का दक्षिणी मैदान में विभक्त है। जैसे सिंह ऋषि खपड़ा, खपड़ा, खापर आकार, खपड़ा नाम है तो अपने नाम थोड़ी दे रहे हैं। सुंदर, गांव घर में पहले घर बनता था तो ऊपर खपड़ेल घर बनता था ना, तो वहां खपड़ा बोलते थे। अब खपड़ेल घर अभी भी मिलता है ना, बहुत कम मिलता है। विषाणु, विषाणु, हो गया ये प्राकृतिक विभाजन हो गया। क्या क्या आपने देखा, एक बार समरी कर ले डायग्राम में। नेचुरल डिवीजन ऑफ बिहार, प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 प्रदेशों में बांटा जा सकता है। अगर मान लीजिए मेंस में आता है, हालांकि मेंस में डायरेक्ट ये पूछेगा नहीं, मान लीजिए आ जाए तो 22 मिनट में आराम से लिखा जाएगा, इतना डिटेल नहीं देना है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब 3 भागों में शिवालिक श्रेणी, उत्तर का, उत्तर और उत्तर पश्चिम का, बिहार का मैदान और दक्षिण का सीमांत संकीर्ण पठारी प्रदेश। शिवालिक श्रेणी इसको 3 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। सोमेश्वर श्रेणी जो बिहार और नेपाल की सीमा का निर्माण करती है। उसके बाद रामनगर दून पहाड़ी और बीच में हरहा नदी घाटी, जिसे दून क्षेत्र भी कहा जाता है। क्लियर है? बस इतना लिख के आगे बढ़ जाना। बिहार का विशाल मैदान, इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का उत्तरी मैदान, नदी का नाम दे दीजिए, नदी का नाम तो आराम से लिख सकते हैं, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान वगैरह वगैरह। और तराई, भांगर, सॉरी तराई, भाबर, भांगर, सादर, चौर, वाइन। गंगा का दक्षिणी मैदान, नदी का नाम दे दीजिए। और प्राकृतिक बांध, जल्ला, टाल, द्वाब। टाल पटना से लखीसराय के बीच, कौन कौन, क्या नाम है? मकामा बाढ़, पहले बाढ़, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया। दक्षिण का सीमांत संकीर्ण पठारी क्षेत्र, मुख्यतः 2 भाग है, कैमूर का पठार और खड़गपुर की पहाड़ी। कैमूर की पठार को रोहतास का पठार भी कहा जाता है। सोन नदी इसकी दक्षिणी और पूर्वी सीमा बनाती है। यह विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है।
फिर चूना पत्थर, पायराइट, कांच का निर्माण करने वाले बालू पत्थर पाए जाते हैं। खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ है? मुंगेर जिला में स्थित है, जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। गर्म झरने, एस्कार्प घाटी आदि यहाँ पर पाई जाते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। सुंदर, विषारू, खपरा, याद हुआ है? इससे बहुत सारा पीटी फैक्ट आ गया, छोटा छोटा बना है तो लगभग 100 फैक्ट बन जाएगा। और मेंस के लिए भी हो गया। डायरेक्ट मेंस में नहीं पूछेगा, लेकिन एक नॉलेज होना चाहिए ज्योग्राफी का, तभी बिहार की इकोनॉमी या बिहार के किसी भी से जुड़े हुए किसी सवाल पर आप लिखने में सक्षम होंगे। ओके, इसके बाद हम लोग चलेंगे बिहार का भौगोलिक प्रदेश, बिहार की मिट्टी पढ़ाएंगे कौन कौन वो देख लीजिए। इसके बाद बिहार का भौगोलिक प्रदेश है, बिहार को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है, अलग अलग जिला है, फसल है, नदी है, इसके आधार पर देख लेंगे। एक पूरी समझ आज विकसित कर लेना है बिहार के बारे में। फिर मिट्टी है, नदियां हैं, ठीक है। जलवायु अगले बार के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि मानसून पढ़ाएंगे, भारत की जलवायु और बिहार की जलवायु दोनों एक साथ, ठीक है। आते हैं, भोजन करके आइए।